वेलकम इन एवरीवन। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं लेसन द कैलेंडर। इस लेसन कैलेंडर में हम लोग सारे जो वर्ड्स हैं, सिर्फ वर्ड्स नहीं सीखेंगे, इसका सही प्रोनाउंसिएशन भी सीखेंगे कि सही तरीके से मंथ के नेम्स को कैसे लेते हैं। फिर ये कुछ सवाल हैं, यहाँ पे इन सवालों का हल भी करेंगे, बुक्स का एक्सरसाइज भी करेंगे। इसके अलावा भी एक एक्सरसाइज है, वो क्या है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम बस शेड्यूल। तो हम क्या करेंगे, इसमें ट्रेन और बस का जो टाइमिंग का फॉर्मेट है उसको सीखेंगे कि कैसे होता है बस का टाइमिंग का फॉर्मेट, ट्रेन का टाइमिंग का फॉर्मेट क्या होता है। उसके बाद हम वन वे टू वे का कॉन्सेप्ट जानेंगे और जानेंगे टाइम डेट फॉर्मेट। दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज हैं, तो हर कंट्री में डेट को लिखने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है। इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। इस लेसन में लगभग 12 पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आज मूवी का आखिरी दिन है, आज आखिरी पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मूवी अप का। इसके बाद मूवी अप नहीं आएगा, मूवी अप आज के पार्ट में खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पंक्चुअलिटी की इंपॉर्टेंस के बाद बात करेंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे राउंड चलेगा। क्वेश्चन ऑफ द डे राउंड में भी हम बात करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, जैसे कि लास्ट क्लास में क्वेश्चन था हमारे पास और कि डेथ क्या होता है, और आज का क्वेश्चन है कि आप समर में क्या। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस हैं। मंथ नेम की एक एक्टिविटी भी हम लोग करेंगे। एक्टिविटी करने के साथ साथ रैपिड फायर राउंड एक्टिविटी करेंगे और फिर जानेंगे कि अगले लेसन हम लोग मैनेजिंग टाइम में क्या क्या सीखने वाले हैं। तो ये सारे अगला लेसन हमारा मैनेजिंग टाइम होने वाला है। सो सीखने के लिए, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चलिए सीखते हैं आज। चलिए, so most welcome in Stanford everyone, where we all are learning English speaking in a very fantastic way with a lot of activities and points. So आज के लेसन में 12 पॉइंट्स है। ये कुछ हाईलाइट पॉइंट्स है, मूवी है, प्रोनाउंसिएशन है, गेम एक्टिविटी है, बुक्स एक्सरसाइज है, डेट फॉर्मेट है, ट्रेन और बस का टाइम फॉर्मेट है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम सीखने वाले हैं आज के लेसन में। तो सीखने के लिए तैयार है ना, तो मेरे साथ जोर से बोलिए, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई विल स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, मेरे साथ जोर से बोल रहे हैं ना, बिल्कुल बोलना सीखा आप। और जिन बच्चों के पास जूम का लिंक नहीं है, प्लीज़ 8882228755 पे अपना नाम और जगह का नाम लिख के मैसेज कीजिए, आपको जूम का लिंक मिल जाएगा। कहाँ मैसेज करना है? 8882228755 पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, ठीक है। और इसके बाद अगला लेसन जो हम लोग सीखने वाले हैं वही मैंने बता दिया है, मैनेजिंग टाइम जो है वही बहुत फैंटास्टिक टाइम है, क्योंकि हमारी टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे कहते हैं सर इस चीज़ के लिए टाइम नहीं था, सर वीडियो देखने के लिए टाइम नहीं था, सर लेसन बनाने के लिए टाइम नहीं था, सर होमवर्क करने के लिए टाइम नहीं था, सर प्रैक्टिस करने के लिए टाइम नहीं था। इसीलिए कोर्स के एंड, इस बेसिक लेवल के कोर्स के एंड, बेसिक लेवल के एंड होते होते हम आपको टाइम मैनेजमेंट एकदम सख्त तरीके से, पुख्ता तरीके से सिखा के जाने वाले हैं, ताकि आप आगे जब बढ़ें तो फैंटास्टिक तरीके से बढ़े। और जिन बच्चों का भी इरादा है इंटरमीडिएट लेवल कोर्स करने का, आज ही अपने सर, अपने फैसिलिटेटर, अपने टीचर, अपने से बात करें। और मतलब मुझसे ही बात कर सकते हैं आप, मेरा नंबर भी आपके पास अवेलेबल रहता है। और प्लीज़ आज ही रजिस्टर करें इंटरमीडिएट लेवल में, क्योंकि इंटरमीडिएट लेवल में सीटें बहुत लिमिटेड होती हैं। ओनली 25 सीटें होती हैं, 25 सीट्स होते हैं, और लगभग 2 से 3 बैचेस के बच्चे आते हैं एक इंटरमीडिएट लेवल में। क्योंकि आपको भी पता है कि अंत होते होते कुछ बच्चे कम हो जाते हैं बेसिक लेवल में। कहीं से कभी 100 बच्चे ज्वाइन करते हैं, कहीं 50 बच्चे ज्वाइन करते हैं, कहीं 75 बच्चे ज्वाइन करते हैं। और जैसे जैसे कोर्स एंड पे आता है, अंत पे आता है, एंड पॉइंट पे आता है, वैसे वैसे जो है बच्चे कम होते ही हैं, क्योंकि कुछ बच्चे टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। पर जो बच्चे हमसे शुरू से लेकर आखिर तक जुड़ जाते हैं, वो लोग बड़े फैंटास्टिक तरीके से इंग्लिश स्पीकिंग बोलने लगते हैं। और मुझे पता है जो बच्चे अभी सीख रहे हैं, यू आर द वन ऑफ द मोस्ट पंक्चुअल रेगुलर बच्चे हैं आप, जो उनको मतलब एकदम कसम खा के आप लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया था कि हाँ मुझे इंग्लिश स्पीकिंग किसी तरीके से भी सीखनी है। उन कुछ स्पेशल अच्छे बच्चों में से हो आप। तो अगर आप लोग इंटरमीडिएट लेवल पे ज्वाइन करना चाहते हो तो आज ही रजिस्टर करें, आज ही कांटेक्ट करें, ठीक है। और एक बात, आपके थ्रू एक स्कीम है यहाँ पे, मैंने इंट्रोड्यूस किया है, कई बार व्हाट्सएप पे भी भेजा है।
स्टैनफोर्ड में ऑनलाइन क्लास में जितने भी बच्चे आपके थ्रू आएंगे आपको उस पर कैशबैक मिलता है, आपको पता ही है, और ये कैशबैक हमेशा ही रहेगा। आप भले ही आप रिकॉर्डेड में वीडियो देखो, आज देखो, 2 साल बाद देखो, 4 साल बाद देखो, पिछले 2 साल से हम लोग कैशबैक दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे, ठीक है। अगर आपके बच्चे आपके थ्रू कोई एक स्टूडेंट आता है, एक स्टूडेंट क्लास को ज्वाइन करता है तो उस पर आपको 50 रुपीज़ का कैशबैक मिलता है। अगर 2 बच्चा आता है तो आपको 100 रुपीज़ मिलता है। अगर 3 बच्चा आता है तो आपको 200 मिलता है। अगर 4 बच्चा आता है तो आपको 300 मिलता है। 4 बच्चा आने पे आपको 300 दिया जाता है और 5 बच्चा आने पे ये बम्पर कैशबैक ऑफर दिया जाता है, 5 बच्चे आने पे 500 का। तो जैसे ही आपके थ्रू 5 बच्चे पूरे होंगे आप सर को बोले कि सर के पास पूरा डेटा होता है, हमारे पास पूरा डेटा होता है मेंटेन, क्योंकि हम एडमिशन फॉर्म में भी भरवाते हैं कि आप किसके थ्रू आए हो, और जब आपको ग्रुप में ऐड किया जाता है उस समय भी आपसे पूछा जाता है कि आप किनके थ्रू आए हो। तो प्लीज़ आज के आज अपने जानने वालों को स्टैनफोर्ड ज्वाइन कराएं, आज के आज व्हाट्सएप पे मैसेज कराएं, नंबर शेयर करें और अभी के अभी अपने जानने वालों, अपने भाई बहन, सिबलिंग, रिलेटिव, दोस्त, किसी को भी ज्वाइन करें। इस वीक के जो मैक्सिमम कैशबैक जिन्होंने जीता है इस हफ्ते में वो है शहजादा और राहुल कुमार ने जीता है 1000 रुपीज़ इस हफ्ते में, 1000 रुपीज़ इस हफ्ते में जीता है, और शहजादा ने जीता है 400 के अप्रॉक्स इस हफ्ते में। तो आप भी जीतने के लिए आप भी कैशबैक अर्न कर सकते हो रोजाना, और ये रोजाना दिया जाता है। ऐसा नहीं कि हाँ अभी बोल दिया और 1 महीने बाद दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। हमारे पास पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है, डेटा है। जो बच्चे हमारा स्टेटस देखते हैं उनको पता है कि रोजाना दिया जाता है, लगातार दिया जाता है, ठीक है। तो एक तो ये है, बहुत से बच्चे ऐसे भी जो आगे गिविंग बैक लेसन आने वाला है उसमें हम बताने वाले हैं कुछ और भी इंटरेस्टिंग बातें कि किस तरीके से आप अच्छी चीज़ों को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। और एक चीज़, ऐसा नहीं कि हम जो बच्चे ज्वाइन करते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश स्पीकिंग सिखाते हैं। कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं? बहुत से बच्चे बोलते हैं सर आप तो 50, 100, 150 रुपये कुछ रजिस्ट्रेशन फ़ी लेते हो। ठीक है, हम 50, 100, 150 रुपये जो भी आप मान लो मैक्सिमम 300 आप रजिस्ट्रेशन फ़ी देते हो, फाइन। आप जो रजिस्ट्रेशन फ़ी देते हो वो ट्यूशन फ़ी नहीं है। आप मार्केट में जाओ, इस लेवल का कोर्स उठा के देखो, आपको मिनिमम 5000 रुपया चार्ज करेंगे, मिनिमम 5000 रुपया चार्ज करेंगे इस कोर्स का। 2 से 3 मंथ्स का कोर्स होगा और ज़्यादा कुछ नहीं कराते। वो थोड़ा सा ग्रामर पढ़ाते हैं, एक टॉपिक दे देते हैं, बोलते हैं अगले दिन आप तैयार करके आओ, ठीक है। अगले दिन तैयार करके उस टॉपिक को आओ, अगले दिन टॉपिक पे बोलना है, प्रेजेंटेशन देनी है, बस इतना ही होता है वहाँ। और लेकिन यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती है, गेम्स होते हैं, तरह तरह की चीज़ें होती हैं, गाने गवाए जाते हैं, कहानियाँ कही जाती हैं, मूवीज़ दिखाए जाते हैं, और इन सब के थ्रू आपको सिखाया जाता है इंग्लिश स्पीकिंग। इन सब के थ्रू आपको इंग्लिश स्पीकिंग सिखाया जाता है कि नहीं। तो इसके लिए दूसरी चीज़ कि आपसे जो भी पैसा लिया जाता है, मान लो कि आपसे 300 भी लिया गया, सपोज दैट मान लो आपसे 300 भी लिया गया। वैसे तो कुछ बच्चे 50 रुपये भी दे करके पढ़ते हैं जो आगे के बैचेज ज्वाइन करते हैं, और मैक्सिमम अगर आपने 300 रुपये भी अगर ज्वाइन की तो सोचिए जिस दिन आपने 4 बच्चों को ज्वाइन करवा दिया, जिस दिन आपने 4 बच्चों को भी ज्वाइन करवा दिया, आपको 300 का कैशबैक मिल जाता है कि नहीं। तो आपका तो क्लास फ्री हो गया ना फ्री। और जिन बच्चे ने मान लो कि जो बच्चे 2 महीने आगे का क्लास ज्वाइन करते हैं उनको 50 से 100 रुपये देना पड़ता है। तो 50 से 100 रुपये जब देते हैं तो एक बच्चे को ज्वाइन किया 50 रुपये कैशबैक हो गया, 2 बच्चे को ज्वाइन किया 100 रुपये कैशबैक हो गया। अब मान लो कि आपने 300 दिया था, आपने 5 बच्चों को ज्वाइन करा दिया तो आपको तो 500 कैशबैक हो गया ना, 200 का तो फायदा हो गया ना, आपकी तो अर्निंग हो गई। अगले हफ्ते आपने फिर से 5 बच्चों को ज्वाइन करा दिया मान लो, तो आपको 500 और मिल गया। अगले हफ्ते में आपने 5 बच्चों को और ज्वाइन करा दिया तो 500 और हो गया। और कुछ बच्चे तो इतने फैंटास्टिक है कि वो 2 दिन में ही 5 बच्चे पूरा ले रहे हैं, और कुछ बच्चे तो मतलब ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ से उनको इतने कॉन्टैक्ट्स होते हैं, इतने अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाते हैं, क्योंकि हर किसी के लिए चीज़ों को एक्सप्लेन करना आसान नहीं होता है, पर कुछ बच्चे एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले रिकैप करते हैं लास्ट लेसन का। लास्ट लेसन हमने किया था द वीक, हमारा पिछला लेसन क्या था, द वीक। तो आप चलिए फटाफट बताइए, व्हाट डिड यू लर्न इन द लेसन द वीक। व्हाट डिड यू लर्न इन द लेसन द वीक। द वीक लेसन में आपने क्या सीखा, बताइए क्या सीखा आपने, जल्दी बताइए। अगर मेरी बात करो तो मैं बताता हूँ, आई लर्न इन द वीक लेसन प्रोनाउंसिएशन ऑफ डेज नेम, time management and multiple activities which I learned over there. So चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, देखते हैं क्या है क्वेश्चन ऑफ द डे, देखते हैं ना, तैयार है ना आंसर। So everyone, I am back with the question of the day rounds.
क्वेश्चन ऑफ द डे राउंड्स के साथ मैं वापस आया हूँ। सो हमारा पिछला क्वेश्चन ऑफ द डे बड़ा ही मतलब ये था, व्हाट इज़ डेथ फॉर यू? मौत आपके लिए क्या है? व्हाट इज़ डेथ फॉर यू? तो उम्मीद है कि आपने जवाब दिया होगा लाइव क्लास के दौरान, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे भी आपने कर रहा है क्लास ज्वाइन, तो आपने जवाब दिया होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन ये डेथ होता क्या है आखिर। सबसे पहले ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाला है, रिसेंटली चांद रात ईद से एक दिन पहले मेरी फूफी जान का इंतकाल हो गया था, और जो कि हमारे साथ पिछले 30 साल से थी, क्योंकि उनका कोई शौहर भी नहीं, उनका शौहर भी नहीं था, कोई बच्चा था, तो हमेशा से साथ में ही रही एज ए फैमिली मेम्बर। हमारे लिए एक माँ की तरह थी, सिर्फ फूफी नहीं थी। तो जब उनका इंतकाल हुआ तो मैं बहुत डिस्टर्ब भी हुआ। आपने देखा होगा उस दौरान 1 हफ्ते 10 दिन तक कुछ वीडियो भी नहीं डाला है यहाँ पे, क्योंकि पढ़ाने के लिए एक अच्छा मूड होना बहुत ज़रूरी है, चीयर अप होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ नहीं कर पा रहा था, अपने आप को उस चीज़ से वापस बाहर नहीं ला पा रहा था। तो फाइनली हुआ ठीक, मामला थोड़ा बहुत, तो मैंने सोचा चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज़ डेथ फॉर यू? ये क्वेश्चन बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ज़िंदगी की हकीकत है। इफ़ यू आस्क द सेम क्वेश्चन टू मी, देन माई आंसर इज़ व्हाट इज़ डेथ फॉर मी? सो डेथ फॉर मी इज़ द स्टार्ट ऑफ रियल लाइफ। डेथ इज़ द ट्रूथ ऑफ death is the real basic and fantastic truth of this universe। इस ब्रह्मांड का अगर कोई सबसे बड़ा सच है तो वो मौत है। सारी चीज़ें बदल सकती हैं, सारी चीज़ें झुटलाया जा सकता है, पर ये कोई कहे कि मैं नहीं मरूंगा, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। जो भी पैदा हुआ है उसे मरना है। अब अलग अलग धर्म में अलग अलग चीज़ को अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। इस्लाम में कहा गया कि मरने के बाद आपको जन्नत या फिर दोजख में डाला जाएगा, स्वर्ग या नरक में डाला जाएगा आपके कर्मों के हिसाब से। और ये कुछ कॉन्सेप्ट है, आप अपने गुनाह जब काट लेंगे तो आपको वापस स्वर्ग में डाल दिया जाएगा, जन्नत में डाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ इस्लाम में कहा जाता है। जब हम हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से आते हैं तो वहाँ भी स्वर्ग और नरक का कॉन्सेप्ट है, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ ये भी कहा गया है कि आपका 7 जन्म होगा। मतलब किस महाभारत में कृष्ण ने जो उपदेश दिए हैं, उन उपदेशों में से एक उपदेश है कि आत्मा अमर है, रूह आत्मा अमर है, वो कभी मरती नहीं, वो कभी मरती नहीं है। बस जिस तरीके से हम लोग कपड़ा बदलते हैं, आत्मा जो हमारी है, रूह, वो शरीर बदलता है। तो एक वो कॉन्सेप्ट है। अलग अलग धर्म में आप जाएंगे तो अलग अलग मेथोलॉजी आएगा, लेकिन सब में स्वर्ग और नरक, जन्नत और दोजख का कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा कॉमन है। और कोई भी ऐसा धर्म नहीं कहता कि हाँ बुरा काम करने वाले को स्वर्ग दे दिया जाएगा या फिर अच्छा काम करने वाले को नरक दे दिया जाएगा। कोई भी धर्म ऐसा नहीं कहता। वो धर्म, दोनों ही धर्म, एक सारे धर्म, दुनिया का कोई भी धर्म होगा जो सही प्रिंसिपल्स पे चलता है, उसको वो जो है क्या कहते हैं, स्वर्ग और नरक का कॉन्सेप्ट है, जन्नत दोजख का कॉन्सेप्ट है उसमें। दूसरी सबसे बड़ी हकीकत जो दुनिया के तमाम धर्मों में आप देख लीजिएगा कॉमन है कि मौत होनी है। अगर आपने जन्म लिया है, इफ़ यू टुक बर्थ देन यू विल डाई, आपको मरना है। सो फॉर मी डेथ इज़ द ओनली ट्रूथ ऑफ दिस लाइफ। अब रियलिटी क्या है, साइंटिफिकली इन चीज़ों को अभी तक प्रूव नहीं किया गया है कि साइंटिफिक तौर पे ये चीज़ अभी तक क्लियर नहीं है कि हम पैदा होने से पहले कहाँ थे, पैदा होने से पहले हम कहाँ थे, और मौत के आफ्टर डेथ हम लोग कहाँ जाते हैं, क्या होता है। या फिर जस्ट लाइक अ मच्छर को हम लोग क्या करते हैं, मारते हैं, पट, ख़त्म कहानी। क्या हम भी एक उस मच्छर की तरह हैं? हाँ, क्योंकि वो भी तो एक लिविंग थिंग है, हम भी एक लिविंग थिंग हैं। तो एज पर साइंस क्या हम भी एक चींटी, मकड़ी या फिर मच्छर जैसा हैं? क्या मरे, ख़त्म कहानी। एक ऊर्जा थी जो ब्रह्मांड में फैल गई। या फिर रियलिटी में जो धर्मों में आया है, जो धर्म युग में कहा गया है विभिन्न धर्मों में कि हाँ मरने के बाद जाएंगे, हिसाब किताब होगा, जन्नत दोजख होगा और स्वर्ग नरक होगा। एक धर्म के हिसाब से कि आपको स्वर्ग नरक में ले जाके वहाँ पर हमेशा के लिए रखना है, हमेशा के लिए वहीं रहना है, दैट इज़ द रियल लाइफ। और या फिर दूसरे धर्म के हिसाब से आपको वापस से दूसरे बॉडी में, शरीर में आके दोबारा जन्म लेना है। सोचिएगा, इस पर गंभीर रूप से सोचिएगा, क्योंकि कहा गया है अच्छा इंसान वो है जो अपनी मौत को ना भूले।
हमें अपनी मौत को हमेशा याद रखना चाहिए, ये कहा गया है। दूसरी चीज़, अगर मरना ही है तो इतनी मारा मारी क्यों, इतना जमा लोग क्यों करते हैं, एक दूसरे का खून बहाने को तैयार हैं, मतलब क्यों? मुझे तो अपनी फूफी का इंतकाल कर ऐसा लगा कि जब यार मरना ही है तो बस उतना कमा लो जितने में ज़िंदगी अच्छे से कट जाए, बाकी कोई फ़ायदा नहीं है कुछ करने का। क्योंकि ऐसा लगता है कभी कभी कि हमारी ज़िंदगी क्या जस्ट लाइक अ कार्टून नेटवर्क है, बस हैं ख़त्म हो गया, कहानी ख़त्म। So what is that for you? Please answer in a brief. If you can answer, please write in comment section right now. Thank you so much. चलिए देखते हैं आज का आंसर, आज का क्वेश्चन क्या है। What do you like in summer? ये आज का सवाल है आपके लिए। What do you like in summer? गर्मियों में आपको क्या पसंद है? What do you like in summer? गर्मियों में आपको क्या पसंद है? And why? और क्यों? गर्मियों में आपको क्या पसंद है और क्यों? सोचिएगा और जवाब दीजिएगा, ठीक है। इस जवाब को आप कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं, बिकॉज कमेंट सेक्शन में तो इंस्टेंट में रिप्लाई देता हूँ। कुछ सही हुआ तो लाइक मारता हूँ, कुछ गलत हुआ तो कमेंट सेक्शन में सही कर देता हूँ, है कि नहीं। तो चलिए चलते हैं अगले राउंड की। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन दीज 2 क्वेश्चंस। सबसे पहले इन 2 क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इस पे सवाल होगा। हाउ पंक्चुअलिटी इज़ द साइन ऑफ रिस्पेक्ट, बट कल्चरली वी हैव अ हाई टॉलरेंस फॉर बीइंग लेट। कैसे पंक्चुअलिटी मतलब टाइम पे आना, टाइम पे चीज़ों को करना, एक साइन मतलब दिखलाता है, चिन्ह है कि आप इज्जत देते हो। अगर मैंने आपको 10 बजे बुलाया है, आप 10 बजे आते हो, इट्स मीन यू रिस्पेक्ट मी। आपके पेरेंट्स ने आपको बुलाया है 4 बजे, आप 4 बजे उनके पास पहुंचते हो, तो इट्स मीन आप रिस्पेक्ट करते हो उनको, ठीक है। आपको स्कूल में कहा गया 9 बजे आना, आप 9 बजे स्कूल पहुंचते हो, इट्स मीन यू रिस्पेक्ट योर स्कूल। आप ऑफिस में कहा गया 9 बजे लॉगिन टाइम है, 9 बजे लॉगिन करना है, आप 9 बजे लॉगिन करते हो, तो दैट इज़ मीन कि आप उनका रिस्पेक्ट करते हो। बट कल्चरली वी हैव अ हाई टॉलरेंस फॉर बीइंग लेट। पर कल्चरली मतलब कल्चर, हम लोग का एक ऐसा कल्चर बना हुआ है हम भारतीयों का कि हम समझते हैं कि महानायक, हम समझते हैं जो लेट से आता है उसी की इज्जत होती है, और वो बहुत काबिल इंसान होता है जो लेट से आता है। अगर आप काबिल हैं तो लेट से आएंगे। ये हमारा एक कल्चर, एक मेंटालिटी बनी हुई है कि जो ज़्यादा काबिल लोग हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं, अगर आप सेलिब्रिटी हैं, तो अगर आप अपने आप की इज्जत कराना चाहते हैं तो आप लेट से आएंगे। और जहाँ तक मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने कभी भी कहीं पे लेट लॉगिन नहीं किया, कभी लेट एंट्री नहीं करी। मेरा मानना था जो चीज़ें हों 10 मतलब 10, 9 मतलब 9, क्योंकि हमें खुद अपने टाइम की, अपने वक्त की, अपने वर्ड की इज़्ज़त करनी चाहिए। अगर हम ही नहीं करेंगे तो दूसरा क्यों करेगा इज़्ज़त हमारी बात का। तो आपको ये चीज़ बताना है कि हाउ पंक्चुअलिटी इज़ द साइन ऑफ रिस्पेक्ट, बट कल्चरली वी हैव अ हाई टॉलरेंस फॉर बीइंग लेट। हम लोग बहुत ही हाई मतलब बहुत ही ऊंचे तबके के मतलब टोले, एक आदत सी बनी हुई है कि हमें लेट होना है। लेट होंगे तभी इज्जत होगी, लेट होंगे तभी हम अच्छे कहलाएंगे, लेट होंगे तभी हमें थोड़े से इम्पोर्टेंस मिलेगा। तो ऐसा क्यों है? वाई? हम पंक्चुअल क्यों नहीं होते? हम टाइम पे क्यों नहीं होते हैं? हमारी इंडियन ट्रेन इतना लेट हो जाती है, बसें आने में लेट हो जाती हैं। ट्रेन की बात करा है मैंने तो बता दूं, जापान में एक बार एक ट्रेन 15 सेकेंड्स, ओनली 15 सेकेंड, 15 सेकेंड लेट हो गई थी। तो ये न्यूज़ वहाँ के मीडिया में आ गया था कि फलां ट्रेन फलां दिन 15 सेकेंड लेट आई है, और रेलवे डिपार्टमेंट को माफ़ी मांगना पड़ा और कहना पड़ा कि जिन लोगों को 15 सेकेंड हमारी वजह से लेट हुआ है, अगर वो मुआवजा मांगे तो उनको मुआवजा भी दिया जाएगा 15 सेकेंड लेट होने की वजह से। तभी तो जापान इतना आगे। और हम कहेंगे 15-20 मिनट तो लेट होता है तो ठीक है, अगर ट्रेन 1 घंटा लेट हो गई तो हम क्या कहते हैं, अरे इतना होना तो सुन्नत है, नहीं होगा लेट। तो कैसे पता चला कि इंडियन रेलवे। तो पंक्चुअलिटी की बात कर लेते हैं। अब जहाँ हम लोग इतने लेट कमर्स हैं, लेट आने वाला बना हुआ है। जूम क्लास पे मैं देखता हूँ, क्लासेस में मैं देखता हूँ बच्चे लेट आते हैं। लेट आने की वजह से कई पॉइंट डिस्कस करने से रह जाता है। रिसेंटली गेम खिला रहा था, जेपर्डी गेम खिला रहा था, उसमें एक कॉन्सेप्ट आया कुजीन का। हाँ, रिसेंटली मैं जेपर्डी गेम खिला रहा था, जेपर्डी गेम 2 खिला रहा था जूम पे, और बच्चों को उस समय कुजीन का कॉन्सेप्ट आया। तो एक स्टूडेंट से बोला, सर आपने कुजीन तो पढ़ाया ही नहीं, बताया ही नहीं। तो मैंने तो कुजीन बताया था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप लोग वीडियो को
लगातार नहीं देखते हो, स्किप करके देखते हो, भगा के देखते हो, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। दूसरी चीज़, जिस दिन वो क्लास कंडक्ट हो रहा था कुजीन वाला पार्ट मैंने रखा था कि मैं आपको लाइव क्लास में बताऊंगा, समझाऊंगा, पहले पूछूंगा फिर बताऊंगा, लेकिन कुछ बच्चे इतना लेट आते हैं, इतना ज़्यादा टाइम किल कर देते हैं कि कुजीन वाला मामला छूट गया। अगर आप लेट आओगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ टॉपिक छूटेगा, और जब तक 10 बच्चे नहीं हो जाएंगे तब तक मैं क्लास भी नहीं स्टार्ट कर पाता हूँ। कम से कम 5-7 बच्चे हों तो क्लास भी स्टार्ट हो। क्लास में लगभग 25 से 30 बच्चे हैं, एक एक क्लास में 50-50 बच्चे हैं, लेकिन टाइमली मुश्किल से 10 बच्चे आते हैं। जहाँ हम इतने पंक्चुअल नहीं हैं, इतने मतलब लेट कमर्स हैं, पंक्चुअलिटी हमारे अंदर है नहीं, और जब हम प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो पंक्चुअलिटी वहाँ पे बड़ी ज़ोर मारती है। तो कंपनीज़ ने देखा, स्कूल्स ने देखा कि बच्चे पंक्चुअल नहीं है तो कैसे पंक्चुअल किया जाए, तो उन्होंने फाइन मारना शुरू किया, तो हम पंक्चुअल हो गए। ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते, हम इंडियंस इतने काबिल हैं कि हमसे कोई काम ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन हम ना करने की हैबिट में होते हैं कि करना ही नहीं है, जब तक कि उसके लिए लात ना पड़े, जब तक कि उसके लिए कुछ नुकसान ना हो, हम वो काम करना नहीं चाहते हैं। तो आपके लिए दूसरा सवाल है, डू यू नो एनी कंपनी, स्कूल, कॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन वेयर दे डू नॉट लव पंक्चुअल पीपल? आपकी नज़र में कोई ऐसा स्कूल है, कंपनी है, कॉलेज है, कोई ऐसा स्कूल है, कंपनी, स्कूल, कॉलेज या फिर ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे वहाँ के जो मेंबर्स हैं, उनको जो ऑर्गेनाइज़र हैं, उसके जो मालिक हैं, जो है डिपार्टमेंट्स हैं, वो पंक्चुअल लोगों को पसंद ना करते हों? अगर आपका आंसर नो है देन व्हाई? प्लीज नोट डाउन दीज 2 क्वेश्चन। और लास्ट में, स्टैनफोर्ड इज ऑल्सो रिस्पेक्ट अ लॉट पंक्चुअल एंड रेगुलर पीपल। जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे, मुबीना हैं, अदीबा हैं, तो ये जो कुछ स्टूडेंट्स हैं काफ़ी रेगुलर, आरती कुमारी हैं, बच्ची काफ़ी रेगुलर है, मतलब कि जैसे क्लास स्टार्ट हुई फट से ज्वाइन कर लिया। इमामुल हैं, नए में मुजाहिद हैं, तो ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि क्लास स्टार्ट हुई ज्वाइन किया। राहुल भी हैं, बहुत ही अच्छा रेगुलरिटी मेंटेन करा है उन्होंने। तो कुछ बच्चे जो हैं काफ़ी रेगुलर रहते हैं, तो जो रेगुलर हैं, जो पंक्चुअल हैं, वही ज़्यादा सीखते भी हैं, वही गोल्डन सर्टिफिकेट भी अर्न करेंगे। जाहिर सी बात है, जो रेगुलर रहेंगे, पंक्चुअल रहेंगे, वही ना सीखेंगे, और जो सीखेंगे वही गोल्डन सर्टिफिकेट पाएंगे, जाहिर सी बात है। चलिए चलते हैं, बात करते हैं। उम्मीद है आपने ये 2 क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। 2 क्वेश्चन को नोट कर लीजिए वीडियो को रोक करके। प्रोनाउंसिएशन कॉप्स, आप लोग तैयार रहें, आप लोग रेडी रहें, और हर दिन क्लास में एक्टिव रहा करें। S, SH, E, A, P, F, B, V, B एंड V, ये जो है साउंड, Z साउंड, तो ये जो 6 हमने कॉप्स बनाए हैं, ये लोग एक्टिव रहा करें। देखिए कौन सही से बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। लास्ट में आप लोगों को फीडबैक देना है, तो प्लीज़ बी एक्टिव एंड कीप नोटिंग, नोट करते रहें कि कौन बेहतर आज प्रोनाउंसिएशन कर रहा है और कौन से ऐसे लोग हैं जो प्रोनाउंसिएशन की ऐसी की तैसी कर रहे हैं बैठ के क्लास में, ठीक है। सो हियर वी हैव द लास्ट पार्ट ऑफ द मूवी। आप मूवी का आज आखिरी दिन है, इसके बाद हमारा मूवी अब नहीं आएगा, आज लास्ट पार्ट है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट पार्ट के बारे में। इस बेसिक लेवल के कोर्स में आपके सिर्फ एक ही मूवी थी, बट इंटरमीडिएट लेवल में 2 मूवीज़ हैं, 2 मूवीज़ हैं, और इससे बेटर लेवल की मूवी है, क्योंकि उम्मीद किया जाता है कि बच्चे और अच्छा सीखेंगे। तो नेक्स्ट लेवल पे जो 2 मूवी हैं, एक मूवी काम करेगा आपके एक्सेंट पे, और दूसरा मूवी काम करेगा आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर पे, कि आप कितना अच्छा करते हो। लेकिन दोनों हॉलीवुड की मूवीज़ हैं, अच्छी मूवीज़ हैं, फैंटास्टिक मूवी, मतलब आई लव दोज 2 मूवीज़ ऑल्सो। तो अगर आप सीखना चाहते हो इंटरमीडिएट लेवल, तो अभी कभी अपने आप को रजिस्टर करो इंटरमीडिएट लेवल के लिए, और क्लास कंटिन्यू करते रहो, क्योंकि आपका कोर्स जैसे कंप्लीट होगा, अगले दिन से एग्ज़ाम के बाद, सर्टिफिकेशन वाला एग्ज़ाम के अगले दिन से आपका इंटरमीडिएट लेवल चालू हो जाएगा, अगर आपने अभी रजिस्टर किया तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि मूवी आप में क्या हुआ। वॉज योर प्रेडिक्शन राइट? अगर आप लोग मूवी देखोगे, आज मैं लिंक भी भेजूंगा आपको, तो मूवी देखते समय आप लोग सोचना क्या आपका प्रेडिक्शन सही है। लास्ट पार्ट जब आप लोग देख रहे थे, देखने के बाद जो बुक्स एक्सरसाइज आपने किया था, उस समय आपने प्रेडिक्शन किया था कि फला पार्ट में ये चीज़ हो सकता है। तो जो भी आपने प्रेडिक्शन किया था, जो भी आपने तुक्का अनुमान लगाया था, क्या वो सही है?
सोचिए, बताइएगा। डिड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मूवी इम्प्रूव फ्रॉम पार्ट 1 to 6? वाई? क्या जो मूवी देखने का जो तजुर्बा है, जो देखने का एक्सपीरियंस है, इससे आपकी मूवी की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई है? अगर आपका जवाब हाँ है तो क्यों, ना है तो क्यों? प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन। डिड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मूवी इम्प्रूव फ्रॉम पार्ट 1 to 6? 1 से 6 तक पार्ट हम लोग देखते आए हैं, लगातार देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो काम करते रहेंगे तो पहले पार्ट में हो सकता है आपको 2-4 वर्ड समझ में आया होगा, अगले पार्ट में कुछ ज़्यादा वर्ड समझ में आए होंगे, तीसरे पार्ट में कुछ सेंटेंसेस समझ में आने लगे होंगे, धीरे धीरे चीज़ें और बेहतर समझ में आने लगी होंगी। तो आपको पता है मूवी का नाम मूवी अप है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं मूवी को समझने में तो यूट्यूब पे सर्च करें मूवी अप और उसको सीसी ऑन करके, सबटाइटल्स ऑन करके देखें। इससे भी आपका जो लर्निंग है, जो अंडरस्टैंडिंग पावर है वो बेहतर होगा। ठीक है, सब मूवीज़ को नहीं देखना चाहिए पर कुछ मूवीज़ हैं जिससे आपका लैंग्वेज इंप्रूव हो सकता है। तो एक अच्छा तरीका ये भी है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप सबटाइटल्स ऑन करके सीसी, यूट्यूब पे एक ऑप्शन होता है सीसी लिखा होता है, इस तरीके से होता है, सीसी लिखा होता है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे नीचे सबटाइटल्स आने लगेंगे इंग्लिश में, तो इंग्लिश में सबटाइटल्स को ऑन करना है। ओके, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द मूवी? इस मूवी से आपने क्या सीखा? अभी तक जो मूवी में हो रहा था वो मैंने पिछले लेसन में समझाया है। आपने अगर स्किप किया है तो पिछला लेसन 33 जा कर के आप देख लो, दोबारा से आप क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने पूरी की पूरी मूवी उसमें समझाया। आज मैं सिर्फ आज का पार्ट समझाने वाला। आज के पार्ट में क्या है कि वो रसाल जो है कुछ बलून्स को लेके और पहुंच जाता है बचाने के लिए बर्ड को। बर्ड का नाम आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अभी कभी बर्ड का नाम बताइए कि बर्ड का नाम और उस डॉग का नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में अभी कभी बताइए मुझे। ओके, तो वो पहुंच जाता है उधर। मिस्टर प्रोडक्शन भी बेचारे सोचते हैं कि चलो यार चलना चाहिए, क्योंकि उनके पिक्चर के नीचे लिखा हुआ था कि अगर सारे एडवेंचर हो गए हैं तो अब अपने एडवेंचर खुद बनाओ। तो जब ये चीज़ पढ़ता है उनके वाइफ के द्वारा लिखा हुआ तो बेचारा बहुत इमोशनल होता है, बाहर कहता है रसल चलो चलते बचाने, तब तक रसल तो फिर हो जाता है बचाने के लिए। तो मिस्टर फेडरेशन ने उस समय क्या दिखाया जाता है कि सारे का सारा सामान उठा के फेंकने लगते हैं। दिखाया गया है क्या यहाँ पे, सामान जिससे इतने ज़्यादा अटैच थे मिस्टर प्रोडक्शन, आज एक नेक काम के लिए, आज किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए उन सारी चीज़ों को बाहर फेंक दिया, और लेकिन बचाने पहुँच गए उस बर्ड को और बच्चे को। कमाल की बात है ना, कितनी कमाल की बात है। तो ये चीज़ कितना मतलब कितना बड़ी, कितनी अच्छी मॉरल स्टोरी है यहाँ पे। एक मॉरल ऑफ द स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी मुझे ये, कि मानवता, इंसानियत से बढ़कर कोई सामान नहीं होता। पहले इंसानियत फिर कुछ। वो जो चेयर जो उनकी वाइफ के साथ वो बैठा करते थे, उस चेयर तक को छोड़ दिया वहाँ हिल पे, लेकिन गए उसको बचाने। आगे गए, विलेन से फाइट होता है, धाम धूम धी धी खूब फाइट होता है, कुत्तों से फाइट होता है, बच्चा भी बहुत मेहनत से फाइट करता है। लास्ट में किसी तरीके से विलेन की हार होती है और इनकी जीत हो जाती है। और डिटेल में देखने और समझने के लिए मूवी को ज़रूर देखें, और अगर समझ में ज़्यादा नहीं आता है तो प्लीज़ सबटाइटल्स के साथ देखें, पर हिंदी में मत देखिएगा वरना सारी लर्निंग बेकार हो जाएगी। हिंदी में मत देखिएगा, बहुत हो सबटाइटल्स ऑन करके देखिएगा मूवी को। और इन 3 सवालों के जवाब मुझे आपसे लाइव क्लास में चाहिए। आपको इन तीनों सवाल के जवाब लाइव क्लास में देने हैं। वॉज योर प्रेडिक्शन राइट? डिड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मूवी इम्प्रूव फ्रॉम पार्ट 1 to 6? अगर आपका जवाब हाँ है तो क्यों, ना है तो क्यों? व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द मूवी? मूवी से आपने क्या सीखा? प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को रोकिए 2 मिनट के लिए और इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डू प्रोनाउंसिएशन ड्रिल ऑफ मंथ्स नेम। महीना के नाम का प्रोनाउंसिएशन करने बहुत से लोग बहुत गलती करते हैं। तो सबसे पहले मैंने प्रोनाउंसिएशन मतलब वर्ड का जो नाम है मंथ का, उसके सही स्पेलिंग के साथ साथ उसके जो प्रोनाउंसिएशन का तरीका है वो भी मैंने लिख दिया है। सिलेबल को बांटने के लिए इस बीच में उनको डिस्टेंस बनाया है, ठीक है, कि उनके बीच में डिस्टेंस से आपको पता चले कि कितने सिलेबल हैं। मैम आइए, मैम जैसे जैसे दोहराएंगी आप लोग मैम के साथ दोहराइएगा, प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा। तो ये है जैन टू एरी, जनवरी, ठीक है। तो मैम चेहरा इधर कर लीजिए, लोग इधर हैं।
फैब, ये हमारा फेब्रुअरी, तो कैसे करेंगे? 3 सिलेबल्स में, फैब, फैब, रू, एरी, फेब्रुअरी, फेब्रुअरी। तो आप लोग को दोहराना है मेरे साथ, फेब्रुअरी। ये है मार्च, सिर्फ एक ही सिलेबल है, इसमें एक सिलेबल है, मार्च। इसमें 2 सिलेबल है, एप्रिल, अप्रैल। तो देखिए इसमें ई लगा हुआ है, तो ये प्रोनाउंसिएशन वाला स्पेलिंग है, तो ये सही स्पेलिंग नहीं है, सही स्पेलिंग इधर है। ये उच्चारण करने का, तलफ्फुज निकालने का सही तरीका है, ये अप्रैल। ये है एक ही सिलेबल है, मे। अगला है जून। अगला है इधर मैं जुलाई। अगला है अगस्त। इन सब में 3 सिलेबल है, सितंबर। तो 3 पार्ट्स में तोड़ के बोलते हैं इसको। अगला अक्टूबर नहीं होता है, अक्टूबर होता है। तो अंगूठा वाला वो तो, अक्टूबर। अगला नवंबर। अगला है दिसंबर। थैंक यू सो मच मैम, इतना मेहनत करने के लिए। अगला फिर से एक बार मेरे साथ दोहराइए, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये प्रोनाउंसिएशन सही तरीका बोलने का यही है। आप लोग वीडियो को बैक करके कम से कम 4-5 बार इसको मेरे साथ दोहराएं, प्रैक्टिस करें, एक बार खुद से बोल के देखें कि क्या आप सही प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। उम्मीद है आपको ये नया सही प्रोनाउंसिएशन जानकर मज़ा आया होगा। बच्चों बुक को डाउनलोड कर लीजिएगा stamfordis.in पे जा करके, और ये सही स्पेलिंग यहाँ पे आप नोट डाउन करिए। यहाँ पे सही स्पेलिंग दिया गया है, सही स्पेलिंग याद कर लीजिएगा। सही स्पेलिंग, उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन सामने लिखा है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, हमेशा याद कीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा हमेशा के लिए। अब चलिए एक्सरसाइज करवा देता हूँ। देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। देयर आर कितने हफ्ते होते हैं एक महीने में? देयर आर 4 वीक्स इन अ मंथ, 4 हफ्ते होते हैं। देयर आर कितने हफ्ते होते हैं एक साल में? 52 वीक्स इन अ ईयर, एक साल में 52 हफ्ते होते हैं। देयर आर कितने डेज होते हैं इन अ वीक में? एक हफ्ते में कितने डेज होते हैं? तो एक हफ्ते में देयर आर 7 डेज इन अ वीक। देयर आर कितने घंटे होते हैं एक दिन में? सो देयर आर 24 आवर्स इन अ डे, 24 आवर्स इन अ डे। तो स्टूडेंट्स, जब हम बात कर ही रहे हैं ट्रेवलिंग की और कुछ अभी पॉइंट्स बताने वाला हूँ, उससे पहले कुछ टेक्निकल वर्ड, कुछ इससे जुड़े हुए वर्ड्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इन सब वर्ड्स को आप नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है इनको जानना। डिपार्चर मतलब होता है प्रस्थान करना। अगर गाड़ी कहीं से निकल रही है, मान लीजिए सीतामढ़ी से दिल्ली के लिए जा रही है, तो सीतामढ़ी से डिपार्ट करेगी, निकलेगी, प्रस्थान करेगी, ठीक है। तो वो जो निकलने का टाइम होगा या निकलने का डिपार्चर टाइम भी होता है, डिपार्चर स्टेशन भी होता है, डिपार्चर प्लेस भी होता है। डिपार्चर का इस्तेमाल होता है हर तरीके से। अगर टाइम जानना है तो डिपार्चर टाइम हो जाएगा, अगर जगह जानना है तो डिपार्चर स्टेशन या प्लेस हो जाएगा,
ठीक है, जहाँ से गाड़ी निकल रही है या फिर जितने बजे गाड़ी निकल रही है वो चीज़ होता है डिपार्चर। अराइवल, पहुँचने का जगह या पहुँचने का टाइम अगर हमको जानना है तो उसके लिए इंग्लिश में वर्ड है अराइवल। फिर जब ट्रेन की बात हो गई, बस के लिए तो डिपार्चर अराइवल होता है, लेकिन फ़्लाइट की जब बात करेंगे तो फ्लाइट में के लिए हम लोग टेक ऑफ का इस्तेमाल करते हैं और लैंड के लिए। मान लीजिए पटना से प्लेन उड़ा तो कहेंगे ये नहीं कि प्लेन फ्लाई नहीं बोलेंगे, बोलेंगे टेक ऑफ। फ्लाइट टेक ऑफ, फ्लाइट टेक्स ऑफ फ्रॉम पटना से फ्लाइट इतने बजे टेक ऑफ करी या इस जगह से टेक ऑफ करी। तो जो भी जानना, टाइम जानना है तो टेक ऑफ टाइम, अगर जगह जानना है तो टेक ऑफ प्लेस लगा देंगे तो जगह का पता चल जाएगा। लैंड मतलब होता है उतरना। मान लीजिए कि पटना से टेक ऑफ करी फ्लाइट और उतरेगी दिल्ली में, तो उतरने को कहते हैं लैंड करना। सो फ्लाइट लैंडेड इन दिल्ली, लैंड करना। तो अगर जगह का नाम जानना है, अगर इन सब में जगह का नाम जानना है तो आगे लिखेंगे प्लेस। अगर समय जानना है तो लिखेंगे टाइम। तो क्या हो जाएगा डिपार्चर प्लेस हो जाएगा जगह के लिए, अराइवल प्लेस हो जाएगा जगह के लिए, टेक ऑफ टाइम हो जाएगा टाइम जानने के लिए, लैंड टाइम मतलब लैंडिंग का टाइम क्या है। तो ये तो हो गया पहुंचने और उतरने, उड़ने या उतरने या फिर पहुंचने का जगह टाइम जानने के लिए वोकैबुलरी। अब एक जब हम लोग टिकट बनाते हैं तो वहाँ पे पूछा जाता है कि वन वे टिकट चाहिए या राउंड ट्रिप चाहिए, वन वे चाहिए या राउंड ट्रिप चाहिए। तो वन वे और राउंड ट्रिप का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आप चले हैं पटना से दिल्ली के लिए। अगर आप पटना से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, सिर्फ एक ही तरफ का टिकट ले रहे हैं, पटना से दिल्ली जाने का या फिर दिल्ली से पटना आने का, मतलब कि कोई एक ही टिकट अगर आप लेंगे तो कहलाएगा वन वे टिकट भी हो सकता है, वन वे ट्रिप भी हो सकता है। लेकिन अगर आप जाने का भी टिकट ले रहे हैं और आने का भी, दोनों टिकट ले रहे हैं, जाने का भी और आने का भी, तो जाने आने का ये दोनों स्थान सेम होना चाहिए। मतलब पटना से चल के आप दिल्ली गए और दिल्ली से वापस पटना आने का टिकट ले रहे हैं, मतलब एक ये टिकट दूसरा ये टिकट, दोनों टिकट अगर आप बनवा रहे हैं तो वो कहलाता है राउंड ट्रिप टिकट। और आप ट्रिप ले रहे हैं तो राउंड ट्रिप कहलाएगा। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई। चलिए अब बुक एक्सरसाइज देख लेते हैं। बुक में एक छोटा सा एक्सरसाइज है जो जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे इस बुक को डाउनलोड करना आप लोग के लिए ज़रूरी है, तभी आप इस सवालों को करके आएंगे। इन सवालों को करके आना बहुत ज़रूरी है। जनरली जो टोल फ्री नंबर होता है वो 1800 से स्टार्ट होता है, 1800 से स्टार्ट होता है। जो भी टोल फ्री नंबर किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी जगह का होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, रीडिंग बस स्केड्यूल। बस के टाइम टेबल हम लोग पढ़ने वाले हैं। डिपार्चर मतलब कि इतने बजे दिल्ली से निकला, बम्बई से निकला, गुड़गांव से निकला, नोएडा से निकला। यहाँ भी डिपार्चर मतलब निकलने का टाइम है। ये अराइवल टाइम है, मतलब कितने बजे पहुँचेगा, अराइवल टाइम है। टिकट्स वन वे मतलब कि एक तरफ का टिकट लीजिएगा तो 900 रुपये में पड़ेगा, और राउंड ट्रिप मतलब जाने और आने दोनों टिकट लीजिएगा तो 1500 में हो जाएगा, मतलब कि 300 का फ़ायदा। अगर अलग अलग टिकट लेंगे तो कितना होगा, 900 जाने का 900 आने का 1800 होता है। पर राउंड ट्रिप मतलब दोनों तरफ का टिकट लीजिएगा एक के बार में तो 1500 में हो जाएगा, मतलब 300 का फ़ायदा हो गया। तो यहाँ पर सवाल भी है, हाउ मच डज अ वन वे टिकट कॉस्ट। तो इसका जवाब देंगे फुल सेंटेंस में। अ वन वे टिकट कॉस्ट Rs 900। अराउंड ट्रिप टिकट कॉस्ट कितना, तो अराउंड ट्रिप टिकट कॉस्ट 1500 रुपीज़। ठीक है, बाकी ई दो सवाल का जवाब आपको खुद देना है। ई दो सवाल का जवाब आपको देना है यहाँ पर से टाइम टेबल को पढ़ के समझ के, ताकि आप हमको तो पता चले कि आपने बुक पर थोड़ा सा काम किया, रिसर्च किया है। मतलब सब कुछ पका के दे देंगे तो आपका करिएगा, है कि नहीं, कुछ आपको तो मेहनत करने की ज़रूरत है। व्हाट टेलीफोन नंबर डू यू कॉल इफ़ यू हैव ए क्वेश्चन। अगर आपको कोई सवाल है तो कौन सा नंबर पर कॉल कीजिएगा, यह है टोल फ्री नंबर इन्फॉर्मेशन 1800-88888 पे आप कॉल करेंगे। So the number I call if I have a question is 1800-888-8888।
तो ये नंबर हम लोग लिख देंगे। उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपको समझ में आया और आप इसको पूरा कंप्लीट करके आएंगे। जो 2 सवाल छोड़े हैं उसको भी करके आइएगा, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डेट फॉर्मेट अराउंड द वर्ल्ड। तो दुनिया में जो डेट लिखने का तरीका होता है ये हर जगह अलग अलग है। इंडिया में बड़ा दिक्कत है, हम लोग भारतीय ना इतने आराम वाले हैं ना कि हम लोग कोई सा ही फॉर्मेट में लिख के रख देते हैं। तो डेट लिखने का बेसिकली 3 तरीका होता है। या तो आप डेट पहले लिखिए, फिर मंथ, फिर ईयर। दूसरा तरीका होता है कि मंथ को आगे लिख दीजिए, फिर डेट को लिखिए, फिर ईयर को लिखिए। तीसरा तरीका ये होता है कि इसको पूरा उलट दें कि पहले हम लोग लिखेंगे साल को, फिर लिखेंगे मंथ को, फिर लिखेंगे डेट को, ठीक है। इंडिया में बेसिकली लगभग तीनों तरीका इस्तेमाल होता है। बहुत जनरल तरीका जो है वो ये, जैसे कि मान लीजिए कि आज का डेट मान लेते हैं हम लोग कि आज है 15 अगस्त 2022। तो इस फॉर्मेट के हिसाब से लिखाएगा 15 अगस्त 2022। इसमें लिखना होगा तो लिखाएगा 8/15/2022। इसमें लिखना होगा तो इसमें लिखाएगा 2022 8/15। तो ये कुछ तरीका है जो लिखने का तरीका है अराउंड द वर्ल्ड। एक और तरीका से लोग लिखते हैं जो कि मेरे समझ से बाहर है कि वैसा क्यों लिखते हैं। कुछ जगहों पे लिखा जाता है, बहुत कुछ ही जगह पे, जैसे कि ईयर और फिर लिखते हैं डेट को, लास्ट में लिखते हैं मंथ। ये वाला फॉर्मेट बहुत ही कम देखने को मिलता है, ठीक है। अब चलिए एक मैप है आपके बुक में, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। बुक को डाउनलोड किए होंगे तो आसान रहेगा। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है 1 2 3 4 फॉर्मेट में दिया गया है। यहाँ पे कलर दिखाएगा कि कलर से मैप को भी रंगा गया है। अब देखिए इंडिया को डाला गया हरा कलर से, हरा कलर में इधर भी थोड़ा हरा कलर है, इधर भी हरा कलर है। इंडिया को हरा कलर से रंगा गया, मतलब कि हरा कलर वाला जो फॉर्मेट है ना वो इंडिया पे लागू होता है। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, डेट लिखते हैं, मंथ लिखते हैं, फिर ईयर लिखते हैं, और या फिर पहले ईयर लिखते हैं, मंथ लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं। या तो ऐसे लिख लेते हैं ना तो उलट के लिख लेते हैं। बाकी देखिए कंट्रीज़ में कितना भयानक तरीका से भी लिखा जाता है, आप देख सकते हैं। कैमरा पर उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग बुक डाउनलोड करके ज़रूर देख लीजिएगा, ओके। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये बताने का है कि अराउंड द वर्ल्ड आप लोग मोबाइल में कभी डेट को सेट किए होंगे तो देखे होंगे कि वहाँ पर फॉर्मेट पूछता है कि डेट फॉर्मेट क्या लिखना है, डेट फॉर्मेट क्या लिखना है। तो डेट फॉर्मेट के साथ साथ हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि टाइम फॉर्मेट का। डेट के साथ साथ टाइम फॉर्मेट का भी इस्तेमाल करते हैं। तो टाइम फॉर्मेट का बात अगर करें तो टाइम फॉर्मेट में सेकेंड वाला इस्तेमाल नहीं के बराबर होता है, मेनली इस्तेमाल होता है आवर, मिनट, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है आवर, मिनट, उसके बाद AM या PM लगाते हैं। तो जनरली हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं AM PM वाला इस्तेमाल करते हैं। रेलवे हमेशा आवर और मिनट का इस्तेमाल करता है, जैसे कि 13 आवर 10 मिनट्स। तो रेलवे क्या करता है, इस तरीके से करता है, क्योंकि रेलवे जो इस्तेमाल करता है वो 24 घंटे वाला घड़ी इस्तेमाल करता है। पर हम लोग का जो फ़ोन आता है फैक्ट्री, जैसे फैक्ट्री फॉर्मेट में, तो हम लोग जो देखते हैं वो 24 घंटे वाले में सेट रहता है। फिर हम लोग उसको AM PM वाले में बदल लेते हैं, क्योंकि हमें AM PM वाला मामला ज़्यादा समझ में आता है कि नहीं। सो स्टूडेंट्स, नाउ टाइम फॉर रैपिड फायर राउंड। तो आप लोग क्या करना है, 5 क्वेश्चन तैयार करके आने हैं रैपिड फायर राउंड खेलने के लिए। कैसे खेलना है, कैसे तैयार करना है, सवाल भी तैयार करना है, आंसर भी तैयार करके आना है। तरीका मैं बताता हूँ। बेसिकली 2 फॉर्मेट है। पहला फॉर्मेट है विच मंथ कम्स आफ्टर डैश। तो डैश हम लोग बना के आएंगे, 5 चीज़ें डालेंगे तो 5 क्वेश्चन बन जाएगा। फिर विच मंथ कम्स बिफोर, डैश की जगह पे 5 चीज़ें लिखेंगे तो 5 क्वेश्चन बन जाएगा, तो 10 क्वेश्चन बना के आना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, विच मंथ कम्स आफ्टर होली। होली का कौन सा महीना आता है, होली मार्च में होता है, तो होली का होता है अप्रैल। तो आंसर देंगे अप्रैल कम्स आफ्टर होली।
ये हमारा जवाब देने का तरीका। अगला, विच मंथ कम्स बिफोर क्रिसमस? बिफोर क्रिसमस, मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्रिसमस लिखा है एक क्वेश्चन में, तो क्रिसमस तो होता है दिसंबर में, क्रिसमस से पहले हो गया नवंबर, दिसंबर में क्रिसमस होता है। सो मेरा दूसरा बच्चा आंसर करेगा कि नवंबर कम्स आफ्टर, नो यहाँ पे बिफोर होगा, एक मिनट, बिफोर, नवंबर कम्स बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से पहले नवंबर आता है। फिर इसी तरीके से दूसरा सवाल बना लेते हैं, विच मंथ कम्स आफ्टर न्यू ईयर? न्यू ईयर के बाद कौन सा महीना आता है? न्यू ईयर होता है जनवरी में होता है, तो फेब्रुअरी कम्स आफ्टर न्यू ईयर। अगला सवाल बना लेते हैं, विच मंथ कम्स बिफोर अप्रैल? अप्रैल से पहले कौन सा महीना आता है? तो मार्च कम्स बिफोर अप्रैल। उम्मीद है ये एक्टिविटी आपको समझ में आई है। आप सवाल के साथ साथ जवाब भी तैयार करके आएंगे, और कम से कम 5 सवाल तो बिल्कुल तैयार होने चाहिए खेलने के लिए, है ना? तो 2 टीम में बांटूंगा आपको और देखूंगा कौन सा टीम जीतता है और कौन सा टीम बकवास करके हारता है। जो तैयारी करेगा वही जीतेगा। तो तैयार खेलने के लिए तैयार रहिएगा। सो बच्चों, कल की क्लास में आपको 2-3 वाइट शीट पेपर लेके आना है, क्योंकि कुछ एक्टिविटीज़ कराने वाला हूँ। उन एक्टिविटीज़ के लिए जो अगला लेसन हमारा अगला लेसन क्या है? हमारा अगला लेसन है मैनेजिंग टाइम। मैनेजिंग टाइम में 2-3 पेपर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप लोग कम से कम 3-4 पेपर लेके आएंगे, उसके थ्रू हम लोग कुछ एक्टिविटी करेंगे। ओके, तो लाना ना भूलें क्लास में, क्योंकि हो सकता है मेरे पास इतने पेपर ना हो। दूसरी चीज़ कि आप लोग अब चलिए एक साथ चैंट कीजिए, चैंट एक्टिविटी कर लेते हैं। चलिए मेरे साथ बोलिए, आई एम स्मार्ट, आई कैन बी स्मार्टर। आई एम स्मार्ट, आई कैन बी स्मार्टर। जोर से बोलिए, आई एम स्मार्ट, आई कैन बी स्मार्टर। आई एम स्मार्ट, आई कैन बी स्मार्टर। अगला सेंटेंस, I am intelligent, I can be more intelligent. I am intelligent, I can be more intelligent. I am intelligent, I can be more intelligent. साथ में दोहराएं, क्योंकि क्लास में किसी को भी बोल दूंगा कि चैंट एक्टिविटी कंडक्ट करने के लिए, तो कोई भी चैंट एक्टिविटी कंडक्ट करेगा। बात समझ में आई? उसके बाद अब फीडबैक का टाइम आ गया है, तो प्लीज़ कॉप्स खड़े होइए, और जो हमारे प्रोनाउंसिएशन कॉप है वो खड़े होंगे और फीडबैक देंगे। तो हमारा अगला लेसन है, हमारा अगला लेसन क्या है? मिटा के लिख देता हूँ। हमारा अगला लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के साथ सभी लोग स्ट्रगल करते हैं। तो अगला लेसन है मैनेजिंग टाइम। इस लेसन को सीखिएगा ज़रूर, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने बस थोड़ा सा पॉइंट देखा है मैनेजिंग टाइम का। ये देखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ओके, सो आज का मूवी पार्ट भी देखिएगा, बहुत ज़रूरी है। एंड पार्ट बड़ा मज़ेदार है, एकदम थ्रिलर वाला है, धांसू। ओके, इसी तरह से सीखने के लिए बने रहें हमारे साथ। अगर आपने इंटरमीडिएट लेवल में अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो जल्द से जल्द अपनी सीट रिजर्व करें, और अपने जानने वालों को इस टाइम फिर इसके बारे में बताएं, क्योंकि नेक चीज़, अच्छी चीज़ों का हमें बताना चाहिए, ताकि दूसरों को मौका मिले कमाते हुए पढ़ने का, है कि नहीं? क्योंकि इतना अच्छा कैशबैक ऑफर मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। तो प्लीज़ बताएं कि कमा भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश स्पीकिंग, बिकॉज वी आर